किसी गांव में हरिलाल नाम के एक जमींदार रहा करते थे। उनका एक बेटा था जो करीब 7 साल का था। साथ ही उनकी पत्नी भी थी जो बीमार रहा करती थी। हरिलाल के घर में कोई कमी नहीं थी। मोहल्ले के लोग उनका बहुत सम्मान किया करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को कई बड़े अस्पतालों में दिखाया था, लेकिन कहीं से भी वह ठीक नहीं हो रही थी। एक रात अचानक से हरिलाल की पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। हमको लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। अब नहीं लगता मैं आपके साथ आगे का जीवन और बिता पाऊंगी। ऐसा मत कहो, तुम ठीक हो जाओगी। हम कल सुबह ही एक अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं नहीं, अब समय नहीं है। मेरे पास आप राजू का ख्याल रखना और उसे मेरी कमी कभी भी महसूस मत होने देना। इतना कहकर हरिलाल की पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए और राजू एक कोने में खड़ा यह सब देखकर रोने लगा। हरिलाल ने उसे संभाला और आगे के कुछ दिनों में वह उसका ख्याल रखने लगे। हरिलाल की जिंदगी वापस से पटरी पर आ रही थी, लेकिन राजू गुमसुम रहने लगा था। मोहल्ले के लोगों ने राजू की हालत को देखते हुए हरिलाल जी से दूसरी शादी करने की बात की। हरिलाल जी, आप अपना नहीं तो कम से कम अपने बेटे का तो सोचिए। उसके लिए तो दूसरी शादी कर लीजिए। उसे तो माँ की कमी हुई होगी। वह सब तो तुम ठीक कहते हो भैया, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं सौतेली माँ ने उसे सगी माँ जैसा प्यार नहीं दिया तो। अरे जमींदार साहब, वह दिन गए, अब कोई नहीं रखता ऐसी सोच। अब तो माँ होती है, चाहे सौतेली हो या सगी। आपको कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, मैं विचार करता हूँ। हरिलाल ने इस बात को भी टाल ही दिया था, लेकिन एक दिन जब वह किसी काम से दूसरे गांव गए तो रास्ते में अचानक से मौसम काफी बदल गया और आंधी तूफान आने लगी। बैलों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और तेज बारिश शुरू हो गई। यह क्या अचानक ऐसा भयानक मौसम क्यों हो गया? मुझे रुकना होगा, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कहाँ जाऊँ? अपनी बैलगाड़ी को एक पेड़ के नीचे खड़ा कर हरिलाल आगे की ओर बढ़ गए कि कहीं उन्हें रुकने के लिए जगह मिल जाए। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें से कुछ रोशनी आ रही थी। हरिलाल जी को वहाँ से उम्मीद की एक किरण नजर आई और वह उस तरफ बढ़ गए। लगता है यहाँ कोई रहता है, लेकिन कौन और गाँव से बाहर यह अकेली झोपड़ी यहाँ क्यों? खैर, मुझे तो फिलहाल अपने बारे में सोचना चाहिए। आगे बढ़कर हरिलाल जी ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक औरत बाहर आई। जी, वो बाहर बहुत तूफान, आसपास कोई जगह नहीं थी ठहरने को। फिर आपका घर दिखा तो मैं यहाँ आ गया। क्या मैं बारिश थमने तक यहाँ रुक सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप अंदर आ जाइए। हरिलाल अंदर चले गए और उस औरत ने चूल्हा जलाकर हरिलाल जी के लिए खाना बना दिया। अरे, आपको कैसे पता कि मुझे भूख लग रही है? आपके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है कि आप भूखे और थके हुए हैं। लीजिए, खाना खा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका घर गांव से बाहर क्यों है? गांव के अंदर, बस्ती में क्यों नहीं? हरिलाल जी की बात सुनकर औरत के भाव बदल गए और वह उदास हो गई। अरे नहीं जी, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मगर आप उदास मत। मेरा नाम गीता है और पहले मैं भी उसी गांव में रहती थी, अपने सास ससुर पति और बेटे के साथ। लेकिन एक दिन मेरे पति और मेरे बेटे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उस दिन से मेरे सास ससुर ने मेरा जीना हराम दिया और मुझे डायन मानकर जलील करके घर से बाहर निकाल दिया। उस औरत की बात सुनकर हरिलाल जी को उसके लिए बुरा लगा। उन्होंने कुछ देर शांत रहने की बात कहा। यह तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे साथ मेरे घर चले। अपनी पत्नी के जाने के बाद मेरे लिए मेरे बेटे का ख्याल रखना सबसे बड़ी चुनौती है। मैं उसे छोड़कर कई बार बहुत जरूरी काम से भी नहीं जा पाता। इसीलिए अगर आप मेरे घर आकर रहे तो आपको रहने के लिए घर और मेरे बेटे को एक माँ मिल जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल ठीक सुना आपने। आप सोचकर मुझे बता दीजिएगा, यहाँ अभाव में जिंदगी जीने से अच्छा है मेरे घर जाकर अच्छी जिंदगी जी लीजिए। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता, बस अपने बेटे को माँ का प्यार देने वाली एक अच्छी औरत चाहता हूँ। आप मुझे बिल्कुल सही लग रही है। हरीलाल की बात सुनकर वहाँ से उठकर बाहर खड़ी हो जाती है। हरीलाल बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है और वह औरत अमीर चंद के पास आकर कहती है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। हरीलाल उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही गीता राजू को अपने गले से लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, बस मुझे अपने बेटे की याद आ गई, लेकिन अब से राजू ही मेरा बेटा है। गीता के इस तरह के व्यवहार को देखकर घर के नौकर कुछ अचंभा करते हैं और कहते हैं, यह देखो आते ही कैसे पाँव पसार रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, लग तो मुझे भी रहा है कुछ ऐसा, लेकिन क्या कर सकते हैं, मालिक को जो ठीक लगे सो करे। गीता को आए अब कुछ दिन बीत चुके थे। उसने राजू के दिल में अपनी जगह बना ली थी, लेकिन शांति और बाकी के नौकरों को अभी भी कुछ बात खटक रही थी। एक दिन अचानक से गीता ने घर में चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया, शांति, मुन्ना, मोहन, यहाँ आओ तुम सब। यह सब क्या है? क्या चाहते हो? मेरे राजू को कुछ हो जाए, तुम सब उसे नुकसान पहुँचाना चाहते हो। क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रहे हो आप? गीता, क्या बात है? क्यों चिल्ला रही हो? इनके ऊपर देखिए ना। राजू को हलवा खानी थी, मैंने शांति से हलवा बनवाई और उसे लाने को कहा, लेकिन यह देखिए हलवे में कांच का टुकड़ा डला हुआ था और कोई ऐसा वैसा कांच नहीं, बल्कि शांति की चूड़ी का टुकड़ा है। शांति, यह सब क्या है? तुम ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो? आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है? जब से गीता आई है तब से तुम लोग गलतियों पर गलतियां किए जा रहे। नहीं नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे भला मैं क्यों छोटे मालिक को नुकसान पहुंचाऊंगी, ताकि मेरे राजू को मरते ही मैं यहाँ से निकल जाऊं और तुम लोग यहाँ पर घोटाला करते रहे। गीता की बात सुनकर शांति रोने लगी। सुनिए, आप इन सबको काम से निकाल दीजिए और हाँ, राजू के लिए खाना खुद बना सकती हूँ और घर के किसी भी काम में कर लूंगी, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मालिक, हम सब आपके यहाँ सालों से काम कर रहे हैं, आप हमारा भरोसा कीजिए। क्या आपको हम पर जरा भी विश्वास नहीं? आप इनकी बातें मत सुनिए, इनकी तो आदत ही हो गई है बेचारा बनने की। 4 आंसू क्या गिरा दिए, इनको लगता है हम इनकी बातों में आ जाएंगे। गीता की बात सुनकर हरीलाल तुरंत उन सभी नौकर को निकालने के लिए राजी हो गए और सभी को वहाँ से निकाल दिया। अब गीता घर का सारा काम अकेली संभाल रही थी और राजू का भी पूरा ख्याल रख रही थी। हरीलाल जी गीता की मेहनत देखकर काफी खुश थे। एक दिन हरीलाल को शहर किसी काम से जाना पड़ रहा था। अच्छा गीता, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम राजू और घर का ख्याल रखना। कोई भी समस्या हो किसी से भी कह देना, गांव में कोई भी तुम्हारी मदद कर देगा। ठीक है, अब जाइए और मेरी चिंता मत कीजिए, राजू और घर में दोनों को संभाल लूंगी। हरीलाल जी राजू और गीता को छोड़कर शहर चले गए और गीता अपने कामों में व्यस्त हो गई। एक शाम शांति अपने घर के लिए कुछ लकड़ियां लेने जंगल की तरफ गई तो उसने देखा कि गीता भी बड़ी तेजी से जंगल की तरफ चली जा रही थी। अरे रे, यह औरत यहाँ क्या कर रही है? वो भी राजू को घर में अकेला छोड़कर। शांति गीता के पीछे पीछे चली जाती है और देखती है कि मोहिनी बीच जंगल में एक आदमी से बातें कर रही थी। वह शहर गया है, अब हमारा काम हो जाएगा। सही कहा तुमने, अब हमें हमारा बेटा वापस मिल जाएगा। तुम बस जल्दी से उस लड़के को मुझे सौंप दो। हाँ, आज की रात ही तुम हवेली के पीछे आ जाना और उस बच्चे के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मैं उसे बेहोश कर दूंगी और तुम उसे ले जाना। गीता की ऐसी बात सुनकर शांति एकदम से बहुत डर जाती है और सोचती है, अरे यह दोनों क्या अब कहाँ ले जाना चाहते हैं? राजू को बचाना होगा।
शांति भागती हुई हवेली की तरफ आती और राजू से मिलती है। काकी नई माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, वह मुझे खाना भी नहीं दे और जब पिताजी सामने होते हैं तो वह मुझे बहुत प्यार करती है। वह मुझे पिताजी से बात भी नहीं करने देती और मुझे डांट भी बहुत है। आप सबके जाने के बाद से घर का सारा काम मैंने ही किया है। शांति का कलेजा फट जाता है और वह गुस्से में आ जाती है। वह राजू के कान में कुछ कहती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात गीता राजू के पास आती है और कहती है, राजू मेरा बच्चा, यह देख आज माँ ने खीर, पूरी और हलवा बनाया है, आजा खाना खा ले। अरे वाह माँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है, लाओ मैं खा लेता हूँ, शायद 6 से खाना। राजू बेटा। गीता राजू को खाना देकर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है। जब वह वापस लौटती है तो देखती है कि राजू सोया हुआ था और खाना पूरा खत्म हो चुका था। चलो आखिर अब नाटक खत्म हुआ। अब इस राजू की बलि चढ़ाकर मैं अपने बेटे को जिंदा करूंगी। गीता पीछे के दरवाजे से उसी आदमी को बुलाती है और वह आदमी राजू को उठाकर ले जाने लगता है। तभी गांव वाले और शांति मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। बाहर का शोर सुनकर गीता आगे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मुन्ना और रमेश उसे पकड़कर सबके सामने ले आते हैं। यह सब क्या कर रही थी? तुम कहाँ ले जा रही थी हमारे राजू को? और तुम पर तो शक तब से ही था मुझे, जब से तुम यहाँ आई थी। अब बताओ आखिर क्या मकसद था तुम्हारा यहाँ आने का? मैं कुछ नहीं, तुम सब मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। तभी हरिलाल जी शहर से लौट आते हैं और वह हवेली के बाहर भीड़ को देखकर कहते हैं, यह सब क्या हो रहा है और यह आदमी कौन है? राजू को क्या हुआ है और यह गीता को क्यों पकड़ रखा है?